डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है जीव जगत में विविधता। यूनिट वन में हमारे 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। नंबर 3 प्लांट किंगडम, वनस्पत जगत को हम देखेंगे। नंबर 4 एनिमल किंगडम, प्राणी जगत को देखेंगे। टुडे आई विल है सेल ऑर्गन से सेल का निर्माण होता है, और सेल जब कई ढेर सारे हो जाते हैं, कलेक्शन हो जाता है जब सेल्स का, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और कई सारे जब इस प्रकार से ऑर्गन मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब सिस्टम ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कई ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन बनता है, और कई ढेर सारे पॉपुलेशन मिलकर एक बायोसिनोसिस का निर्माण करते हैं। और बायोसिनोसिस आगे चलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। कई ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम, जो कि लार्ज टेरिटरी होती है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बायोम से पूरा हमारा बायोस्फीयर दिख रहा है। और इसी प्रकार से अब हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। डिटेल में आगे देखते हैं। स्टार्ट। बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? What is biology? Biology is the science of life forms and living process. जीव जीवन सभी प्रकार के जीवन की रचना और जीवों के प्रक्रमों का विज्ञान है। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. जीव जगत में बहुत ही आश्चर्यजनक जीवों के अलग अलग प्रकार शामिल होते हैं। Early men could easily perceive the difference
between inanimate matter and living organism। आदि मानव बहुत आसानी से निर्जीव पदार्थ और सजीव के बीच में अंतर कर सकता था। अर्ली मैन, यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड यूज किया गया है, अर्ली मैन। ये आप देख सकते हैं, अर्ली मैन। अर्ली मैन का मतलब शुरुआती होमिनिड्स मानव जाति के वर्तमान रूप के अग्रदूत शुरुआती समय के मनुष्य के आहार में आजकल के व्यक्ति की तुलना में कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, अखरोट खाते थे और जामुन का अनुपात बहुत अधिक था। शुरुआती समय के मनुष्य अफ्रीका से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में चले गए। And I will discuss about further. Early men defeated some of the inanimate matter, wind, sea, fire, and some among the animals and plants. शुरुआती समय के इंसान ने कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि और कुछ सजीव प्राणियों तथा पौधों में अंतर किया था। A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked। इसका मतलब हुआ इन सभी प्रकार के जीवित और आजीवित रूप में उन्होंने जो कॉमन फीचर को पाया वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव को आधारित थी। दूर भागने के भय को पर आधारित था। The description of living organisms including human beings began much later in human history। And social which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। जीवित जीवों का वर्णन जिसमें मनुष्य भी शामिल था मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज मानवोद्भव जीवन में संलग्न थे
संलग्न थे, वे जैववैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके हैं। एंड फर्दर द systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मरण की विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नामनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता प्रदान की। The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. इस प्रकार के स्टडीज का सबसे बड़ा प्रचक्रण जीवित जीवों द्वारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही समानताओं के बीच भागीदारी को मान्यता देना था। And further that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on his earth was a revelation which humbled men and led to cultural movements for conservation of biodiversity. वर्तमान के सभी जीव एक दूसरे से संबंधित और एक साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का खुलासा मानवीय अहंकार और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एक कल्चरल मूवमेंट के कारण थे। And further, in the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist's perspective. इस यूनिट के आने वाले चैप्टर्स में आप टैक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव, एनिमल्स और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन सहित डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। And then I will
discuss about the further. Mr. Ernest Mayr 1904 to 2004. अब हम डिस्कस करेंगे मेयर के जीवन को, लाइफ को, ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे हम। born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist, who has been called, ध्यान रखना यहाँ पर, who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all times. अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में केम्पटन, जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट मेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिन्हें 20 यानी 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। मेयर अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। आप देख सकते हैं अर्नेस्ट मेयर ने अपनी स्टडीज एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बाहर से दिखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड देन यू लुक एट द फुल फ्रंट ऑफ एरिया ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कुछ इस प्रकार की यूनिवर्सिटी दिखती है जिसमें हमारे अर्नेस्ट मेयर ने स्टडी की। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम चलकर देखते हैं। ये पिक आप देख सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की है। यहाँ पर ढेर सारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। एंड देन और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के मैसाचुसेट्स सिटी में स्थापित है। हार्वर्ड अमेरिका में हायर एजुकेशन का सबसे पुराना। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस in 1953
and retired in 1975. Assuming the title, Alexander Agassiz, Professor of Zoology Emeritus। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट्स और साइंस के फैकल्टी को ज्वाइन किया और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। अर्नेस्ट मेयर ने अपने 80 सालों के कार्य जीवन में ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टेमेटिक्स एंड बायोलॉजी के हिस्ट्री और फिलॉसफी आदि पर रिसर्च केंद्रित रहा। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। मेयर ने लगभग अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चन स्पीसीज डाइवर्सिटी की ओरिजिन को खड़ा किया जो कि आज है। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species। Meyer was awarded the 3 prizes widely regarded as Triple Crown of Biology। Number 1, the Belgian Prize in 1983। Second thing, the International Prize for Biology in 1994 and the Crayford Prize in 1999। Meyer died at the age of 100 in the year 2004। इसके साथ ही मेयर हाल ही में एक्सेप्ट किया एक बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनीशन की अगुवाई की, जिसकी वजह से अर्नेस्ट मेयर को 3 पुरस्कार भी दिए गए, जिन्हें आमतौर पर बायोलॉजी के ट्रिपल क्राउन से नवाजा गया।
1983 में बालजान प्राइज, फिर सेकेंड प्राइज 1994 में बायोलॉजी के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और थर्ड प्राइज 1999 क्रॉफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 साल की एज में 2004 को भगवान से मिलन हो गया, मतलब स्वर्गवासी हुए। तो इस प्रकार से हमारे अर्नेस्ट मेयर की लाइफ थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100 ग्रेट साइंटिस्ट में शुमार ही नहीं थे, बल्कि इनका नाम भी आता था। तो एक्चुअल चैप्टर्स यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। द चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। क्या कहेंगे इसको हम? जीव जगत। जीव जगत, जीवों का पूरे जगत यानी संसार, अर्थ पर जितने जीव हैं लिविंग, उनके विषय में इस चैप्टर में हम देखेंगे, सीखेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के विषय में, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में विविधता के विषय में जानेंगे। दूसरे नंबर पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के विषय में जानेंगे, वर्गीकरण से संबंधित श्रेणी के विषय में जानेंगे। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1.1 में चलते हैं। एक एक लाइन को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, और जब आप ये लेक्चर सुन रहे हों तब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी करें। इससे आपके फ्रीक्वेंटली रिवीजन में काम आएंगी चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का जो संसार है वह अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जीव जंतुओं के विस्तृत प्रकार को श्रृंखला बिल्कुल गजब की है। जीव जंतुओं की विस्तृत प्रकारों की जो श्रृंखला है वो बिल्कुल अलग है, वो गजब की है मानो। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes,
deserts or hot springs leave us speechless। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स चाहे वे कोल्ड माउंटेन, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जब हम उन्हें इस कंडीशन में देखते हैं तो हमें हैरान परेशान हो जाते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पीचलेस मीन बोलने की आवाज़ ही बंद हो जाती है जब हम इस प्रकार से जीवों को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or attacking sharks evokes awe and a deep sense of wonder। सरपट दौड़ते घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, घाटियों में खिलते फूल, या अटैक करने वाली शार्क की सुंदरता अचंभित तथा चमत्कार का एक गहरी समझ देती है। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what is, क्या कहेंगे, what indeed is life, what indeed is life। ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बीच में। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। कहने का इसका ट्रांसफर ये है, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट तथा कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट तथा कम्युनिटी के मेंबर्स व कम्युनिटी और पॉपुलेशन में सहयोग, या फिर यहाँ तक कि एक सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रॉपिक से पता चलता है कि वाकई जीवन क्या है। इस क्वेश्चन में दो निर्विवाद क्वेश्चन हैं। कौन कौन से निर्विवाद क्वेश्चन हैं, आओ उसको हम डिस्कस करते हैं। The first is a
technical one and seeks answer to what living is opposed to non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is। पहला टेक्निकल है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग है, इसको आंसर खोजने की कोशिश करता है। और दूसरा क्वेश्चन यानी सेकेंड थिंग फिलॉसफल है। सेकेंड क्वेश्चन फिलॉसफिकल है, जो यह जानने की कोशिश करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। एज साइंटिस्ट्स we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। 1.1 डाइवर्सिटी in the living world। जीव जगत में विविधता। अब जीव के जगत में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको हम देखेंगे इसमें 1.1 में। If you look around you, क्या कह रहा है? If you look around you will see a large variety of living organism, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ढेर सारी वैरायटी देखेंगे। ये वैरायटी गमले में उगने वाले प्लांट्स की हो सकती है, गमले में उगने वाले प्लांट्स की हो सकती है, इंसेक्ट्स की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, और पालतू जानवर्स की हो सकती है, और कई ढेर सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की हो सकती है। कहने का ट्रांसफर यह है कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ढेर सारी वैरायटी पाएंगे। ये वैरायटी
गमले में उगने वाले प्लांट्स की हो सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं मनी प्लांट, पीस लिली, अरिका पाम, मनी प्लांट गोल्डन, फाइकस लाइरेटा, बेम्बिनो प्लांट, सेंसेविरिया ट्राइफेसिटा, स्नेक प्लांट। और इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो उसमें लेडी बग हो सकता है, बम्बल बी हो सकता है, फायर फ्लाइज हो सकती हैं, टिक्स हो सकती हैं, और स्टाइक इंसेक्ट भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकता है, और मेगट्स, क्या कहेंगे, मेगट्स हो सकते हैं, और सिल्क वर्म भी हो सकते हैं, डंग बीटल हो सकते हैं, ETC। बर्ड्स की भी हो सकती हैं, जैसे कि पिजियन। क्लियर कट समझने के लिए हम कुछ इमेज को देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी ढेर सारी वैरायटी हो सकती है यदि हम ध्यान से देखें तो चलो फिर देखते हैं और समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस चीज़ का पौधा है। ये है हमारा मनी प्लांट। क्या है ये? मनी प्लांट का पौधा है जो अक्सर हमारे घरों में होता है। मनी प्लांट जो कि हमारे घरों के आसपास या घरों में ही होता है। फिर आप बताइए ये कौन सा है प्लांट्स? बताइए जल्दी जल्दी नेम बताइए। बोलो बोलो जल्दी जल्दी नाम बताइए। ये कौन सा प्लांट्स है? इस प्लांट्स का नाम है पीस लिली। पीस लिली है। आगे देखते हैं ये कौन सा प्लांट्स है? टेल मी द नेम ऑफ दिस प्लांट। This plant is अरिका पाम। ये अरिका पाम का प्लांट्स है। हम देखते हैं, इसी पर लिख रहे हैं, नाम इसका लिख रहे हैं इसके नीचे, अरिका पाम। ये अरिका पाम का प्लांट्स है जो कि हमारे घरों के आसपास होता है। नेक्स्ट
ये बताइए, ये कौन सा प्लांट्स है जो हमारे घरों में अक्सर होता है? मनी प्लांट, मनी प्लांट, गोल्डन। ध्यान रखना, इसका नाम गोल्डन इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका कलर ही गोल्ड की तरीके से है, इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट गोल्डन पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, रिकग्नाइज दिस प्लांट एंड कमेंट करें और हमको बताइए क्या है। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस प्लांट। क्या है? फाइकस लाइरेटा, लाइरेटा। बेम्बिनो, बेम्बिनो प्लांट, इतना बड़ा इसका नाम है। देख लीजिए। एंड नेक्स्ट प्लांट इज स्नेक प्लांट। ये एक अनोखा प्लांट है जो कि स्नेक की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट पड़ गया है। बट इस प्लांट्स का कॉमन नाम है ये। क्या है? कॉमन नाम है स्नेक प्लांट, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम सेंसिविरिया ट्राइफेसिएटा हेगनी है। चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसी पर हम लिख देते हैं ताकि समझ में आए। सेंसिविरिया, सेंसिविरिया और ट्राइफेसिएटा, ट्राइफेसिएटा हेलनी, HAHNI। This is the name of scientific of स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट का साइंटिफिक नेम है और स्नेक प्लांट इसका कॉमन नाम है। एंड देन फर्दर आगे देखते हैं हम, ये कौन सा प्लांट्स है? ये प्लांट्स है रबर का प्लांट्स है, जिससे हम रबर को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ये रबर का प्लांट्स है, रबर प्लांट, जिससे हम रबर प्राप्त करते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है पिप्रोमिया मैंगोलीफोलिया। इसी प्रकार से हमारे आसपास पाए जाने वाले
कई इंसेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि लेडी बग की हम बात करते हैं। ये देखिए, सुंदर सा प्यारा सा इंसेक्ट। ये जनरली हमारे आसपास ही रहता है और हम इन डेली लाइफ में इसको कहीं ना कहीं देखते ही हैं। इस इंसेक्ट का नाम है लेडी बर्ड। क्या नाम है? लेडी बग। लेडी बग, लेडी बग है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्या है? बताओ जल्दी जल्दी। बम्बल बी। क्या है? ये बम्बल बी हैं, भौरे हैं। ये भी हमारे आसपास होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं आसानी से। अब एक इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स आप बताइए जो हम सभी लोग जानते हैं, देखते हैं और भली भांति इंट्रोड्यूस है। ये कौन सा है इंसेक्ट? प्लीज टेल मी, कौन सा है? बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बोलो बोलो, ये कौन सा इंसेक्ट है? ये है, चलो हम ही बता रहे हैं, फायर फ्लाइज बोलते हैं इसको। फायर फ्लाइज ये इंसेक्ट है जिसको आसान भाषा में जुगनू कहते हैं। और इसकी लालटेन भी जल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रात में अपनी लालटेन को जला लेती है। और ऐसी सोचो, ऐसी कई ढेर सारी फायर फ्लाइज गर्मियों के समय पेड़ों पर होती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ नहीं स्वर्ग हो। ढेर सारी जुगनू बैठती हैं और एक साथ जब लाइटिंग होती है तो ऐसा लगता है प्रकृति का कुछ अनोखा प्राणी अपनी जो है विशेषता को प्रकट कर रहा है इस प्रकार से, जो कि मन को आश्चर्यचकित कर देता है, जो कि हम इस तस्वीर से, इस डायग्राम से, इस फोटो से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक फॉरेस्ट है जहाँ इतनी ढेर सारी जुगनू बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको सजाया हो, बट ये सजाया नहीं है, ये फायर फ्लाइज हैं। ये आप देख सकते हैं, फायर फ्लाइज जुगनू हैं। चलो आगे हम देखते हैं हमारे आसपास और क्या क्या हो सकते हैं। ये क्या है? टिक्स। इसको क्या बोलते हैं? टिक। ये टिक है। चिंचड़िया भी बोलते हैं इनको हिंदी में। ये नॉर्मल ऐसे होती है जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म
पर ये एज पैरासाइट वर्क करती है, तो उसका ब्लड सक करती है और ये कुछ ऐसा हो जाता है इसका आकार बिफोर एंड आफ्टर। अच्छी तरीके से आप आगे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि एक एनिमल है और उसमें ढेर सारी टिक्स, जिसमें ढेर सारी टिक्स, ये देख सकते हैं आप, ये देखो, इसका ब्लड बड़े पैमाने पर सक किया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं पत्थर हैं। बट दिस इज नॉट स्टोन, दिस इज द टिक्स। एंड देन आई विल डिस्कस फर्दर। आगे हम देखते हैं हमारे आसपास और क्या हो सकता है। इंटरेस्टिंग इंसेक्ट, कौन पहचानता है इसको? प्लीज टेल मी द नेम। ये कौन सा इंसेक्ट है? इंसेक्ट है या वुड ही है, लकड़ी ही है? लग तो लकड़ी ही रहा है पूरा का पूरा। This insect, the name of this insect is stick insect. Stick insect, ये स्टिक लकड़ी की तरीके से इंसेक्ट दिखता है, इसीलिए इसका नाम स्टिक इंसेक्ट पड़ गया। समझ रहे हैं आप? ये लकड़ी की तरीके से दिखता है और ये बैकग्राउंड में बड़ी ही आसानी से अपने आप को छिपा लेता है, जिससे दूसरे शिकारी जो होते हैं, शिकार करने वाले से ये बच जाता है। देखो, हम इसको अंडरलाइन के अंदर से हम कर दें ताकि आपको समझ में आए। दिस इज नॉट वुड, देख रहे हैं आप? दिस इज नॉट वुड। ये हमारा जो है इंसेक्ट है, जो कि कहाँ है? एक टहनी के ऊपर है। ये देखिए, ये इसका छोटा सा बेबी भी है साथ में। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हुआ इसका बेबी, जो कि अपने पेरेंट्स के ऊपर है। इसको स्टिक इंसेक्ट बोलते हैं। है ना? कितना इंटरेस्टिंग है हमारा लिविंग, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो, आप देख सकते हैं, इसको जब हाथ पर रखा गया तब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये एक क्या है? इंसेक्ट है, जिसको हम कहते हैं स्टिक इंसेक्ट। ये देखिए, देन आई विल डिस्कस अबाउट, ये बताइए, स्कॉर्पियन। ये क्या है हमारा? स्कॉर्पियन बिच्छू है। ये भी हम अपने आसपास देखते हैं। एंड ये क्या है? बोलो बोलो, ये क्या है? मैगट।
ये भी हम बड़ी आसानी से अपने आसपास देख लेते हैं। फटाफट डिस्कस करते हैं। ये बताइए, ये कौन सा इंसेक्ट है? आप इसके जालेनुमा धागे से पता लगा सकते हैं, और मैंने बताया भी था जब चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। कौन सा ये इंसेक्ट है? सिल्क वर्म। ये कौन सा है? सिल्क वर्म। और ये जो है जालेनुमा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है बताइए? ये क्या है? सिल्क वर्म से ही प्रोड्यूस होता है सिल्क, एंड और इसका नाम ही इसीलिए पड़ गया है सिल्क वर्म। ये क्या है? हमारे आसपास पाए जाने वाले इंसेक्ट की अभी डिस्कशन चल रही है। अभी हम बैक में फिर से एनसीईआरटी पर आएंगे। इसका नाम है डंग बीटल। क्या है? डंग बीटल। बीटल, डंग बीटल, इसको भी हम आसपास देखते हैं। इसका नेम बताइए आप, ये कौन सा चीज़ है? हम सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। प्लीज कमेंट। नेक्स्ट, ये क्या है? बोलो बोलो फटाफट। ये क्या है? ग्रीन फ्लाई। ये ग्रीन फ्लाई हैं। हरी मक्खियाँ हैं, इनको भी हम अपने आसपास आसानी से देख लेते हैं जब फील्ड वगैरह में हम जाते हैं। और ये कैमोफ्लेजिंग इंसेक्ट है जो कैमोफ्लेज कर जाता है। ये जो है कैमोफ्लेज कर जाता है। देखिए, ये एक इंसेक्ट है जो कि पत्ते के नुमा ही लग रहा है, जैसे कि मानो कि पत्ते का एक लीफ का एक हिस्सा ही हो। देखो, बट इट इज नॉट लीफ, इट इज अ लीफ इंसेक्ट। इसका नाम ही है लीफ इंसेक्ट, क्योंकि ये कैमोफ्लेज हो रहा है। जब लीफ पर बैठता है तो इसके खाने वाले जो शिकारी हैं इसको देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में छिप जाता है, जो कि इसके लिए बेनिफिशियल है। इसका नाम है लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट। Further, I will discuss about जाना माना पहचाना। हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट क्या है? लोकस्ट, जिसको टिड्डा या गांव के भाषा में कभी कभार इसको हम बोट भी कह देते हैं। इसको भी आप अपने आसपास बड़ी ही आसानी से देखा होगा। नहीं देखा है तो देखने का प्रयास करें, आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये बताइए क्यों, कौन सा इंसेक्ट है? बोलो। ग्रीन स्टिंक बग।
ये ग्रीन स्टिंग बग है। इसी प्रकार से ढेर सारे और भी होते हैं। यदि हम बर्ड्स की बात कर लें, इसी में किसकी, बर्ड्स की बात कर लें, हमारे आसपास बर्ड्स कौन कौन सी पाई जा सकती हैं या आम तौर से हम देखते हैं, जैसे कि पिजियन, कबूतर। और ये कौन सा है, ये कौन सा बर्ड है, ये है ह्यूमिंग बर्ड। क्या है, ये है ह्यूमिंग बर्ड। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बतला दूं इसकी, ये बर्ड जब फ्लाई करता है, उड़ता है, तो इसके पंखों से ऐसी आवाज आती है मानो कि हेलीकॉप्टर चल रहा हो। इतनी तेज वाइब्रेट करते हैं इसके पंख। और ये दिन भर इधर उधर फूलों का रस पीती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इस बर्ड्स की। दिस इज द फ्लेमिंगो। कौन सा है ये, फ्लेमिंगो बर्ड है। ये भी हम जनरली देखने को मिल जाता है, बहुत अधिक नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम राजहंस के नाम से जानते हैं। और ये जाना माना है, इसको क्या ही बताएं, आप बता देना। हमें तो नहीं पता है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड नेक्स्ट टेल मी, ये कौन सा है, नेम। फिर ये तो सभी जानते हैं, पैरट है, ये भी हमारे आसपास मिल जाता है। ये भी हमारे आसपास देखने को मिल जाता है। देखिए पैरट, इंडियन पैरट है। एंड देन ये बताइए किसके हैं नन्हे मुन्ने बेबी, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस बेबी एंड दिस मदर। सॉन्ग, ये हंस हैं और ये हंस के बच्चे हैं। नेक्स्ट, ये कौन सा है बर्ड जो इसको हम अपने आसपास देखते हैं, बोलो। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे कीवी, क्या है नाम इसका, कीवी। ये कीवी बर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक व्यक्ति इसको पकड़ के ले जा रहा है कीवी को। घरों में पाए जाने वाले पालतू जंतु भी इसी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं गोट की, गोट की बात करते हैं, एंड देन रेबिट की बात करते हैं, एंड देन ये कौन है, प्लीज बताइए ये कौन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो काऊ को जो है चारा खिला रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं, ये
काऊ की एक यूनिक वैरायटी है। इसमें काऊ जो होती हैं वो हमेशा बछड़े जैसी लगती हैं छोटी, बट इनकी उम्र ज़्यादा होती है। ये वैरायटी काऊ की अलग होती है। नेक्स्ट, दिस इज द शेरू, इज द नेम ऑफ डॉग। ये हमारा डॉग है जो कि हमारे आसपास घरों में पाया जाता है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से माउस एंड देन हॉर्स etc, और भी इसके अलावा अदर एनिमल्स एंड प्लांट भी हो सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने परम पूजनीय NCERT पर, जिसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे और फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं चलते हैं। अराउंड यहाँ पर थे हम। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था जो हमने अभी देखा। 1 मिनट। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. यदि आप अपने आसपास देखें तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की ढेर सारी वैरायटी देखेंगे। ये वैरायटी गमले में उगने वाले प्लांट्स की हो सकती है और इंसेक्ट्स की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, घरों में पाए जाने वाले पालतू जानवर की हो सकती है, या अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स हो सकते हैं। एंड there are also several organisms that you can't see with your naked eyes, but they are all around you. समझ रहे हैं आप? बहुत से ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिन्हें आप अपनी आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास मौजूद होते हैं। लेकिन आपके आसपास मौजूद होते हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. यदि आप अपने ऑब्जर्वेशंस के एरिया को बढ़ाते हैं, यानी आप अपने ऑब्जर्वेशन के एरिया को जब बढ़ाते हैं, देखने के दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं, तो आपको ऑर्गेनिज्म की बहुत वैरायटी वाली रेंज दिखाई पड़ेगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, if
would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. क्या है? If you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of kinds of living organisms in it. जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी घने जंगल में जाएं तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी संख्या और उनकी कई वैरायटी दिखाई पड़ेंगी. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. प्रत्येक प्रकार के प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं किसी एक स्पीसीज का सिंबल है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. मतलब इसका ये है अब तक की नोन और डिस्क्राइब की गई स्पीसीज का नंबर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है. समझ रहे हैं स्टूडेंट ऑफ? आज तक यही हम रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर आने वाले सेकेंड लेक्चर में हमारा होगा. ओके, थैंक यू. आप पढ़ते रहिए और नोट्स भी इसके प्रिपेयरिंग करें, जो इम्पोर्टेंट हो उसको हाईलाइट भी करें. और अब मिलेंगे हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे. दिस रिफर बायोडाइवर्सिटी से.